नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन पढ़ाना भी हमने शुरू कर दिया है। क्लियर। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि आगामी जो एग्जाम है, जैसे एमपीपीएससी की बात करें, एमपीएसआई की बात करें, एमपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हो गया, उसके बाद बैंकिंग या रेलवे, इसमें जीएस का अपना ही वेटेज है। और इसी प्रकार अपन देखते हैं कि विगत वर्षों में ऐसा ही आई नहीं है और एमपीएसआई अब आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें इतिहास का जो वेटेज है इसमें अच्छा खासा है। और यहाँ पे अपन जीएस की या जो सामान्य अध्ययन के विषयों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसी में आज अपन देखने वाले हैं कि पहला विषय कौन सा है भाई, इतिहास। क्लियर है सभी को। चलो तो अपन देखते हैं भाई इतिहास होता क्या है। तो यहाँ पे अपन ने क्या समझा है कि पहली बात अपन क्या कर रहे हैं कि भाई इतिहास की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपन ने क्या जाना है कि भाई इतिहास होता क्या है। पहले इतिहास के सिलेबस को अपन व्यवस्थित तरीके से समझने वाले हैं। इसी के प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे कि भाई ये सिलेबस को अपन कैसे कर लें याद आराम से। तो आज आपको आसानी से ये चीजें याद होने वाली है। क्लियर। देखते हैं भाई इतिहास होता क्या है। तो अपन ने क्या समझा है कि इतिहास के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इतिहास होता क्या है। तो इतिहास के बारे में अपन ने क्या जाना है कि जो अतीत में बीत चुका है, जो अतीत में बीत चुका है और हमारी वर्तमान के साथ भविष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। चीजें क्लियर है। अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि भाई इतिहास को अपन ने पढ़ना प्रारंभ करा। तो इतिहास को अपन पढ़ क्यों रहे हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास की परिभाषा के रूप में अपन ने क्या देखा है कि इतिहास होता क्या है। तो अपन ने क्या समझा है कि जो अतीत में बीत चुका है। क्या बोला मैंने कि जो अतीत में बीत चुका है। और इतिहास की महत्ता क्या है। तो अपन ने क्या बोला है कि वो वर्तमान की साथ साथ भविष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। क्लियर है सभी को। तो इतिहास के बारे में अपन ने ये चीजें जान ली है। अब देखते हैं भाई इतिहास को अपन लिख तो लिया परिभाषा के रूप में। अब इतिहास को जाने कैसे। तो अपन ने जानने के लिए क्या देखे भाई, इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं। तो अपन ने क्या देखा है भाई, इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं। पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, पुरातात्विक। पहला अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, साहित्यिक स्रोत। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई पुरातात्विक में अपन किसको शामिल करते हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि जो हमें खनन या खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य में अपन क्या क्या देखते हैं कि भाई किस किस को शामिल किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया भाई, सिक्के, अभिलेख। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इतिहास को जानने के स्रोत कितने प्रकार के हैं। तो अपन ने क्या समझा है कि इतिहास जानने के दो प्रकार के स्रोत देखे जाते हैं। तो पहला अपन ने क्या बोला है भाई, पुरातात्विक। और पुरातात्विक में अपन ने क्या समझा है कि जो आपको खनन या खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए अपन ने क्या जाना है भाई, सिक्के और अभिलेख। चीजें क्लियर है। अब साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो साहित्यिक के बारे में अपन क्या जानते हैं कि जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपन ने क्या बोल दिया भाई, साहित्यिक साक्ष्य। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि भाई पुस्तकें, या फिर अपन देखते हैं मृदभांड, या फिर इसमें अपन किसको शामिल कर सकते हैं, तो अभिलेख को भी शामिल कर सकते हैं।
चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने क्या समझा है कि सबसे पहले इतिहास की परिभाषाओं को अपन ने जाना, फिर इतिहास को अपन जानेंगे कैसे, इसके स्रोत के बारे में चर्चा करी। तो इतिहास जानने के स्रोत कितने प्रकार के हैं? तो भाई अपन ने क्या बोला है कि 2 प्रकार के स्रोत हैं। पहला कौन सा है भाई? पुरातात्विक, और दूसरा कौन सा है? तो साहित्यिक। अब पुरातात्विक क्या है? तो जो अपन ने समझा है कि जो हमें खनन या खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। क्लियर सभी को? और साहित्यिक स्रोत क्या है कि जो हमें कैसे प्राप्त हुए हैं भाई? लिखित रूप में प्राप्त हुए। अब इनकी महत्ता किस लिए है स्रोत को? क्योंकि स्रोत को नहीं जानोगे उसके पश्चात ही अपने को इसके आधार पर इतिहास को विभाजित करना है। कभी अपन ने ये भूल गए तो भाई इतिहास को विभाजित कैसे करोगे? क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने पहली स्लाइड में क्या समझा है कि इतिहास की परिभाषा देखी, और इतिहास को जानने के अपन ने क्या देखे हैं यहाँ पे? स्रोत। तो स्रोत अपन ने कितने प्रकार के देखे हैं भाई? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? पुरातात्विक, और दूसरा कौन सा है? साहित्यिक। क्लियर है सभी को? चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलो तो अपन ने यहाँ पे साइड में लिखते हैं कि पहली चीज अपन ने क्या देखी है? तो भाई अपन ने इतिहास की परिभाषा देखी। क्लियर? और इतिहास की परिभाषा के पश्चात अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि इतिहास के जानने के स्रोत कितने हैं? तो अपन ने कितने देखे हैं भाई? 2 स्रोत हैं। अब इन 2 स्रोतों के आधार पर ही हम इतिहास का क्या करने वाले हैं भाई? विभाजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? इतिहास का विभाजन करने वाले हैं। सारी चीजें लिंकअप है तो उसके बाद आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को? चलो भाई, अब यहाँ पे अपन ने क्या समझा है कि इतिहास को अपन विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या दी है भाई? इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। तो अपन ने क्या देखा है कि स्रोतों के आधार पे अपन ने इतिहास को कितने भाग में बांटा है भाई? तो यहाँ पे मैंने कहते बोला भाई 3 भागों में इतिहास को अपन ने विभाजित करा है। पहला क्या बोला अपन ने यहाँ पे? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भाई? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद अपन ने यहां पे क्या जाना है? तीसरे नंबर पे क्या लिखा है भाई? ऐतिहासिक काल। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे अपन ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित करा है? तो भाई 3 भागों में इतिहास को अपन ने विभाजित करा है। तो पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? प्राक ऐतिहासिक काल। क्लियर सभी को? दूसरे नंबर पे अपन ने क्या बोला है भाई? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे नंबर पे अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? ऐतिहासिक काल। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे अपन ने इसका विभाजन कैसे करा? तो मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको विभाजन का आधार सिर्फ इनके स्रोत रखने हैं। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक काल, इसका नामकरण अपन ने कैसे क्या रख दिया? तो यहाँ पे अपन ने क्या जाना है कि यहाँ पे सिर्फ इतिहास जानने का जो आधार था, तो यहाँ पे इतिहास जानने का आधार सिर्फ क्या है? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है भाई? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या बोला है भाई? आधार क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है कि जो भी आपको खुदाई या खनन के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर है? उसी प्रकार अपन ने आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा करी। तो आद्य ऐतिहासिक काल को जानने का आधार क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल को जानने का आधार अपन ने यहाँ पे क्या समझा है कि पुरातात्विक के साथ साथ यहाँ पे हमें साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे। चीजें क्लियर है? अब ऐतिहासिक काल में अपन ने क्या बोला है? तो यहाँ पे इतिहास जानने का आधार क्या है? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इतिहास जानने के 3 आधार है। कितने आधार है भाई? 3 आधार है। तो पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? पुरातात्विक साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद यहां पे अपन ने क्या देखा है कि भाई विदेशी
विवरण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि इतिहास को अपन ने कितने भागों में विभाजित कर रखा है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, 3 भागों में इतिहास को हमने विभाजित कर रखा है। पहला क्या लिखा है यहाँ पे, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या लिखा है, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या लिखा है, तो ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि आपको स्रोत याद रखने ही है, उसी आधार पर मैंने विभाजित कर रखा है। अब यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक काल में आधार क्या लिखा है अपन ने, पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है कि जो खनन या खुदाई के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने क्या समझा है कि यहाँ पे पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे अपन ने ऐतिहासिक काल में क्या बोला है कि यहाँ पे पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और विदेशी विवरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर है। अब पहले अपन ने क्या समझा कि इतिहास, तो इतिहास की परिभाषा क्या देखी है कि जो अतीत में बीत चुका है और जो हमारी वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। अब इतिहास को जाने कैसे, तो इसके अपन ने कितने स्रोत देखे हैं भाई, 2 स्रोत देखे हैं। पहला कौन सा, पुरातात्विक, और दूसरा कौन सा है, साहित्यिक। पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है, तो अपन ने क्या बोला है कि जो खनन या खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, और साहित्यिक में अपन ने क्या समझा है कि जो लिखे हुए हमें प्राप्त सामग्री यहाँ से मिली है। अब इन्हीं स्रोतों के आधार पर अपन ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित करा है भाई, 3 भागों में विभाजित करा है। पहला कौन सा, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है, तो ऐतिहासिक काल। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अपन प्राचीन भारत प्रारंभ करना है पढ़ना, तो प्राचीन भारत में पढ़ना क्या क्या, ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि प्राक ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि पाषाण काल। क्या पढ़ना है भाई आपको यहाँ पे, पाषाण काल। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई पाषाण का अर्थ क्या होता है, तो पाषाण का अर्थ होता है भाई पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है, तो पत्थर। अब यहीं पे अपन ने काल विभाजन के आधार पे इसको कितने भागों में विभाजित कर रखा है भाई, तो 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला क्या लिखा अपन ने, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख बीसी से तो 50,000 बीसी तक है। उसी के पश्चात अपन ने यहाँ पे क्या बोला है भाई, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसका विभाजन अपन ने देखा है टाइम पीरियड कितना है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि 50,000 से, यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, सॉरी यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है भाई, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि 25 लाख बीसी से, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि 50,000 बीसी। उसी प्रकार फिर अपन ने क्या बांटा है यहाँ पे, मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद क्या आने वाला है, नव पाषाण काल। तो अपन ने क्या देखा है कि पहली अपन ने हेडिंग क्या दी है यहाँ पे, पाषाण काल की अपन ने चर्चा करी है, और पाषाण काल में क्या देखा है यहाँ पे, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पे अपन ने क्या देखा है, नव पाषाण काल। चीजें क्लियर है सभी को। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि पूरा पाषाण काल की अपन ने जो चर्चा करी थी, यहाँ पे इसको भाई दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, 25 लाख बीसी से, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। फिर अपन ने यहाँ पे मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या लिखा है, 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। उसी प्रकार नव पाषाण काल में अपन ने क्या लिखा है भाई, 6,000 बीसी से 3,000 बीसी, 3,000 बीसी। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि प्राक ऐतिहासिक काल में अपन ने चर्चा किसकी करी है, तो यहाँ पे आधार क्या है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य। और यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई पाषाण काल के बारे में चर्चा करनी है, और पाषाण का अर्थ अपन ने क्या देखा है, तो पाषाण का अर्थ क्या होता है भाई, तो यहाँ पे अपन ने समझा है कि पत्थर इसका अर्थ होता है। अब इसी पाषाण काल को अपन ने कितने भाग में विभाजित कर दिया भाई, तो 3 भाग में। तो पहला अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई,
पूरा पाषाण काल, और दूसरा अपन ने क्या लिखा है, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे, नव पाषाण काल। चीजें क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना लिखा है, तो 25 लाख बीसी से लेके तो 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से लेके तो 6,000 बीसी, और नव पाषाण काल का 6,000 बीसी से तो 3,000 बीसी। अब इनका विभाजन अपन ने क्यों करा है, तो अपन ने क्या बोला है कि जब भी आदि मानव थे तो आदि मानव के द्वारा जो भी उपकरण या औजार थे तो उनके प्रयोग के आधार पे अपन ने क्या बोला है कि औजारों का आकार समय के साथ छोटा होता गया, तो उसी आधार पे अपन ने काल का विभाजन करा है। इसकी डिटेलिंग अपन आगे की क्लास में करने वाले हैं। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना क्या है, तो पाषाण काल। अब यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने क्या समझा है कि पुरातात्विक के साथ साथ आधार क्या है, तो साहित्यिक। अब इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है कि जो खनन से प्राप्त हुआ है, और उसके बाद साहित्यिक में अपन ने क्या समझा है कि जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुआ है, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुआ है। अब ऐसा ही मेरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जब भी अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें लिपि के साक्ष्य तो मिलने वाले हैं, लेकिन इस लिपि को वर्तमान में भी पढ़ा गया क्या, नहीं। अब बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आना चाहिए या नहीं, तो ये इसी चीज में अपने को पढ़ना है। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि पहली चीज आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो अपन ने देखा है कि भाई ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसके बाद अपन ने क्या देखा है कि भाई पढ़ना क्या है यहाँ पे आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिलेबस याद कैसे करोगे, तो भाई 5 मिनट में पूरा सिलेबस आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अब इसके लिए जो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये अगली स्लाइड मुझे तो लेनी पड़ेगी इसका पूरा सिलेबस देखने के लिए। क्लियर है? तो आपको नोट कर लो भाई फटाफट इसको। उसके बाद अपन ने क्या देखा है कि प्राक ऐतिहासिक काल में सिर्फ पाषाण काल पढ़ना है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में अगली स्लाइड में पूरा सिलेबस लिखने वाला हूं कि आपको पढ़ना कैसे है और इसको याद कैसे करोगे इस सिलेबस को। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, सब स्क्रीनशॉट लो, फटाफट बढ़ते हैं अपन आगे। चलो तो यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अपन ने पढ़ा क्या था अभी, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने आधार क्या देखा है, तो अपन ने यहाँ पे आधार देखे 2। पहला कौन सा है भाई, पुरातात्विक, पुरातात्विक, और साथ में अपन ने क्या देखा है, एक और आधार क्या है, तो अपन ने देखा है भाई साहित्यिक। चीजें क्लियर है? अब आद्य ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना क्या क्या है, अब वो समझते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपि मिली गई थी, लेकिन इस लिपि को अपन वर्तमान में पढ़ नहीं पाए। चीजें क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो इसका टाइम पीरियड अपन देखते हैं भाई कब से कब तक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है भाई, 2500 बीसी से 1800 बीसी, और कुछ पुस्तकों में इसकी एक और डेट मिलती है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ऊपर दोनों लिख लेना, 2350 से लेके तो 1750 बीसी। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे अपन ने क्या समझा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो लिखी हुई है, तो इसमें लिखित सामग्री तो हमें प्राप्त हुई है लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं भाई, पहले पूरा सिलेबस लिख लो, उसके बाद बताता हूं कि इसको याद कैसे करना है। तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, अब कोई भी सभ्यता बनी है तो बताओ भाई उसका पतन होना तय है या नहीं, तो उसका पतन होना तय है या नहीं। तो अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अपन 2 कारणों की मुख्यतः चर्चा करते हैं। पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, बाढ़, और दूसरा अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, आर्य आक्रमण। दूसरा क्या लिखा भाई अपन ने, आर्य आक्रमण। चीजें क्लियर? अब सिंधु घाटी सभ्यता बनी है तो कभी ना कभी ये समाप्त भी होगी, तो समाप्त के रूप में अपन ने क्या देखा है कि इसका प्रमुख कारण में अपन ने क्या लिखा, बाढ़, और एक कारण और क्या है, आर्य आक्रमण। अब यहाँ पे अपन ने देखा है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ अपन ने क्या बोला है, श्रेष्ठ, और तत्कालीन समाज में अपन देखते हैं कि श्रेष्ठ कौन थे भाई, ब्राह्मण।
श्रेष्ठ कौन थे? तो अपन ने क्या माना है? ब्राह्मण। तो यहाँ पे जैसे ही सभ्यता का समाप्त होगा तो अपन ने क्या बोला है कि वैदिक काल में 4 वेदों की रचना होगी। अब 4 वेदों की रचना तो होगी, तो लेकिन करेगा कौन? तो अपन ने क्या देखा है कि ब्राह्मण लोग ही करेंगे। चीजें क्लियर? तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है तो अपने को यहाँ पे सिलेबस के रूप में क्या देखना है? वैदिक काल। क्या पढ़ना है भाई यहाँ पे आपको? वैदिक काल। अब वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1500 बीसी से तो 600 बीसी। चीजें क्लियर है? तो यहां पे अपन ने पहला क्या लिखा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि समय के आधार पे अपन ने ऋग्वैदिक काल को वैदिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला कौन सा है भाई अपना? ऋग्वैदिक काल। इसके बाद यहां पे अपन ने क्या लिखा है भाई? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो अपन ने क्या देखा है कि भाई 1500 बीसी से तो 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1000 बीसी से तो 600 बीसी। यहीं पे लिख देता हूं भाई साइड में इसको। कितना टाइम है इसका? 600 बीसी। चीजें क्लियर? तो यहां पे अपन ने बोला है कि वैदिक काल क्यों पढ़ रहे हैं? तो अपन ने क्या देखा है कि सिंधु सभ्यता बनी है तो इसका पतन होना तय है। तो पतन के कितने कारण देखिए? बाढ़ और आर्य आक्रमण। तो आर्य आक्रमण से अपन ने क्या समझा है कि आर्य का अर्थ क्या होता है भाई? श्रेष्ठ। और तत्कालीन समाज में कौन थे? श्रेष्ठ तो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मणों के द्वारा ही वेदों की रचना की गई, ये सभी जानते हैं। तो किस टाइम पीरियड में की गई? तो अपन ने क्या बोला है? वैदिक काल में। और वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। चीजें क्लियर? अब इसको वैदिक काल को भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड क्यों कर दिया भाई? पहला क्या लिखा है? ऋग्वैदिक काल। और यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तर वैदिक काल। तो ये डिटेल में अपने को पढ़ना है। छोटी सी हिंट समझ लो। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के साथ, ऋग्वैदिक काल में अपन बोल सकते हैं कि जो अपना समाज था उस समाज में क्या स्थापित था? तो अपन ने बोला है कि भाई समानता। तो समानता किसमें? महिला और पुरुषों के बीच में यहाँ पे समानता देखी गई। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो जाति का आधार भी अपन देखते हैं कि जो बांटा दिया गया था तो जन्म के आधार पर था, कर्म के आधार पे था। और आगे चल के ये किस पे आ जाएगा? तो जाति के आधार पर हो जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, शूद्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ। इसी कारण से अपन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समाज में समानता किस काल में थी? ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में समय के साथ अपन क्या बोलते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती गई। चीजें क्लियर है? शूद्रों की स्थिति में गिरावट आती गई। चीजें क्लियर? तो इसी कारण अपन ने वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहीं से मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूं। अब उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई महिला के साथ शूद्र, महिला के साथ शूद्र के बारे में अपन ने क्या जाना कि भाई अन्याय हुआ। क्योंकि अपन ने क्या बोला है भाई समाज में इनके साथ कैसा क्या हुआ है? तो भाई भेदभाव हुआ है या असमानता हुई है। अब बताओ भाई, किसी के साथ भी असमानता होगी तो वो विद्रोह करेगा या नहीं? क्लियर सभी को? अब इसी कारण से अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल के बाद आपको पढ़ना क्या है? तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया भाई? बौद्ध काल। बौद्ध काल, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है भाई? सूत्र काल। चीजें क्लियर है? अब यहां पे अपन ने बौद्ध काल और सूत्र काल नाम क्यों दिया? पूरा लिंकअप है पूरा कि उत्तर वैदिक काल में महिला और शूद्र के साथ भेदभाव या असमानता हुई। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि भैया विद्रोह कर देंगे। और किसका विद्रोह करेंगे? तो धार्मिक विद्रोह करेंगे। इसी का नाम मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? धार्मिक क्रांति लिख दिया। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध काल में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो पहली चीज अपन ने क्या लिखा है कि जैन, उसके बाद बौद्ध धर्म, और उसके बाद अपन किसकी चर्चा करेंगे? तो महाजनपद की। चीजें क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या समझा है कि पहली चीज क्या लिखी है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद अपन ने बोला है कि 4 वेदों की रचना की है। किसने की है? ब्राह्मण ने। किस काल में? तो वैदिक काल में। अब इसको विभाजित क्यों करा है? क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि महिला और शूद्र के साथ क्या हुआ है? भेदभाव। अब इनके साथ भेदभाव हुआ है तो एक धर्म के व्यक्ति ने भेदभाव करा है तो दूसरे धर्म में जाने का प्रयास करेंगे या नहीं? इसी कारण से अपन ने बौद्ध काल या सूत्र काल में किसकी चर्चा करी है? तो जैन की, बौद्ध की और महाजनपद की। चीजें क्लियर है सभी को? कोई समस्या है इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन।
चलो, तो यहां पे अपन ने जब बौद्ध काल की चर्चा करी है तो यहां पे अपन ने इसका टाइम पीरियड कितना लिख दिया, 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक। इसमें कोई समस्या? चलो भाई, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैन, बौद्ध और महाजनपद। चीजें क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और कि जो ऋग्वेद में जो मनुष्यों का समुदाय था या उसको क्या बोल दिया भाई अपन ने, जन बोल दिया। और उत्तर वैदिक काल में इसको क्या बोला गया भाई, जनपद बोला गया, क्योंकि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होगी या नहीं। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे तीसरे रूप में अपन ने चर्चा क्या लिखा है भाई, महाजनपद। तो ऋग्वेदिक काल में अपन ने क्या बोल दिया कि क्या बोला जाता है लोगों के समुदाय को, जन। और ऐसी उत्तर वैदिक काल में इसको क्या बोला गया, जनपद। अब जैसे जैसे समय के साथ अपन ने क्या बोला है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब जनसंख्या में वृद्धि होगी, एग्जाम्पल के लिए किसी की बात करते हैं, चलो सुजालपुर की बात करते हैं। तो सुजालपुर पहले गांव था, अब अपन देखते हैं भाई धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, जनपद में। हो सकता है कि इसका विस्तार देखने को मिले तो जिले में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इसमें अपन को रूपांतरण करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, ये महाजनपद के बारे में अपन ने चर्चा करी है। जब महाजनपद की अपन डिटेलिंग करेंगे तो महाजनपद की संख्या इतिहास में कितनी देखने को मिलती है भाई, 16। और 16 में से अपन देखते हैं कि एक जनपद जिसका नाम क्या था भाई, मगध। क्या लिखा अपन ने, मगध। तो अपन ने क्या बोला है कि 16 महाजनपद थे संपूर्ण भारत की बातचीत करें तो यहां पे अपन ने बोला है कि महाजनपद की संख्या कितनी है, 16। अब 16 में से मगध महाजनपद ही कैसे ऊपर आया और ये 15 महाजनपद को कैसे क्या पराजित करा, अभी अपने को डिटेल में पढ़ना है कि भाई मगध के पास ऐसी कौन सी परिस्थिति थी। जैसे अपन देखते हैं भाई इसकी राजधानी 3 पहाड़ियों से गिरी थी, इसको नदी प्राप्त थी। उसी के प्रकार अपन देखते हैं कि भाई जंगल प्राप्त थे, इससे हाथियों को सेना में इसने शामिल कर लिया। और अपन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पूरा संपूर्ण मगध बोलते थे पहले इसको। तो वहां पे अपन ने क्या बोला है कि उपजाऊ जमीन थी, इसी कारण भाई उत्पादन अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ भी जाए और सैनिकों की अधिक भर्ती भी हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं। तो ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि मगध की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 16 महाजनपद में अपन ने क्या बोला है कि कौन आगे आता है, तो मगध। और मगध में अपन ने क्या बोला है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम क्या है भाई, हसन। तो मगध में कौन कौन से वंश स्थापित हुए, तो अपन ने क्या बोला है कि पहला नाम क्या लिखा है भाई, हर्यक वंश। हर्यक वंश। और सा से अपन ने क्या समझा इसको, शिशुनाग वंश। इसको भाई ठीक से लिख देता हूं मैं। तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया भाई, तो यहां पे अपन ने लिखा है शिशु नागवंश। और ना से अपन ने क्या बनाया है, तो यहां से अपन ने क्या बोला है, नंदवंश। चीजें क्लियर है। पूरा सिलेबस जैसे कहानी जैसे बता रहा हूं, कहानी जैसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या समझा अपन ने, सिंधु घाटी सभ्यता बनी है, सभ्यता बनी है तो पतन होगा। पतन के 2 कारण, बाढ़ और आर्य आक्रमण। तो भाई आर्य आक्रमण को लेके चले। आर्य कौन थे श्रेष्ठ, तत्कालीन समाज में श्रेष्ठ कौन है, तो भाई ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों के द्वारा सब जानते हैं कि वेदों की रचना की गई, कब की गई, तो वैदिक काल में की गई। अब वैदिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में समाज में समानता थी और समय के साथ अपन ने क्या बोला है कि समाज में असमानता हो गई। महिला और शूद्रों के साथ अपन ने क्या बोला, भेदभाव करा। अब भेदभाव करा है तो ये धार्मिक क्रांति करेंगे या नहीं। अब ये धार्मिक क्रांति करेंगे तो धार्मिक क्रांति करेंगे तो किसी अन्य धर्म को अपनाएंगे या नहीं। और उसी टाइम पे अपन ने क्या बोला है कि 2 धर्म तेजी से विकसित हो रहे थे। पहला कौन सा है, जैन, और दूसरा कौन सा है, बौद्ध। चीजें क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि महाजनपद भी इसी काल में पढ़ना है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में जो समुदाय था उसको क्या बोलते थे, जन। और समय के साथ जनसंख्या बढ़ी तो उसको क्या बोल दिया, जनपद। और समय के साथ और जनसंख्या बढ़ी तो उसको क्या बोल दिया, महाजनपद। और इतिहास में महाजनपद की संख्या कितनी मिलती है, 16। और 16 महाजनपद में अपन ने क्या बोला है कि साम्राज्य के लिए आपस में लड़ेंगे। तो 16 के 16 लोग कभी आपस में लड़ रहे हैं तो जीतेगा कोई एक। तो अपन ने कौन बोला भाई, कौन जीता है, मगध। और मगध में अपन ने क्या बोला है कि आरंभिक 3 वंश स्थापित थे, जिसकी ट्रिक अपन ने क्या बनाई, हसन। हा से क्या बन गया, हर्यक वंश। सा से क्या बन गया, शिशुनाग वंश। ना से क्या बन गया, नंद वंश। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखते हैं भाई, पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे मैंने लिखा है नंद वंश। आप सभी जानते हो भाई नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे। कौन थे भाई, घनानंद। और यहाँ पे अपन इनके पुरोहित का नाम लिखते हैं, तो पुरोहित का नाम क्या है, तो कौटिल्य का नाम सबने सुना होगा। और इनका एक और नाम मिलता है क्या भाई, चाणक्य। एक और नाम क्या मिलता है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे चाणक्य। चलो भाई, कौटिल्य के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने,
चाणक्य लिख दिया। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अपन ने समझा है कि नंद वंश में शासक कौन है, अंतिम शासक घनानंद। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से मौर्य निकले। क्योंकि अपन ने क्या समझा है कि घनानंद के पुरोहित कौन थे, तो अपन ने देखा है कि भाई अपने कौटिल्य या फिर चाणक्य थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि पूरी सभा में घनानंद ने किसका अपमान करा, तो अपन ने क्या बोला है कि चाणक्य का। चाणक्य का अपमान करा है, और इसी अपमान के कारण जैसे आपने देखा भी होगा कि भाई कौटिल्य ने अपने केश बिल्कुल खुले हुए थे। तो ये केश खुले होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे उसका अपमान हुआ था। तो अपमान के कारण उसने क्या बोला है कि जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं कर देता, जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं कर देता, तब तक मैं अपने केश को नहीं बांधूंगा। उसी प्रकार उनने अपना त्याग कर दिया यहां से। फिर कौटिल्य को एक योग्य व्यक्ति मिलता है विंध्याचल पर्वत के निकट। अब वो व्यक्ति कौन रहता है, तो वो व्यक्ति रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य को कौन तैयार करता है, तो कौटिल्य या फिर चाणक्य। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे ही उसको तैयार करता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि युद्ध होता है किस किस के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच, घनानंद के बीच। अब इस युद्ध में जीतेगा कौन, तो जीतता है चंद्रगुप्त मौर्य। चीजें क्लियर है। तो जैसे ही अपन ने क्या बोला है कि महाजनपद की पूरी कहानी समाप्त हुई, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, मौर्य वंश, मौर्य वंश। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना लिखा है, 400 BC से 200 BC। चीजें क्लियर। अब समझ गए मौर्य कहां से आए। तो अपन ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित करा था, तो इसने भाई घनानंद को पराजित करा था। और इनके सहयोगी कौन थे, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, कौटिल्य थे। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चीजें क्लियर। अब आप सभी जानते हो कि भारत में पहला साम्राज्य बनाने वाला व्यक्ति भी कौन थे, तो मौर्य थे। तो अपन ने क्या देखा है कि जो आरंभिक शासक थे मौर्यों के, वो सारे के सारे योग्य शासक थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करें, या बिंदुसार की चर्चा करें, या फिर अशोक की चर्चा करें। लेकिन समय के साथ अपन ने क्या बोला है कि मौर्यों के जितने भी उत्तराधिकारी आए, या फिर उत्तराधिकारी अयोग्य थे, इस कारण से मौर्यों का पतन देखा गया। या फिर बोल सकते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा कि अशोक के द्वारा जो धम्म की नीति का पालन किया गया, उसके कारण मौर्य वंश का समाप्ति देखी गई। चीजें क्लियर है। तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे अपन ने क्या समझा है कि जैसे ही मौर्य वंश का पतन होगा, तो यहां पे अपन ने क्या देखा है, मौर्योत्तर काल। तो यहां पे अपन ने क्या समझा भाई, इस वंश की जगह पे भी अपन क्या लिख देते हैं, तो यहां पे क्या लिख दिया भाई अपन ने, मौर्य काल। अब ये मौर्योत्तर काल, तो ये कब से कब तक, तो 200 BC से तो 300 BC तक। अब इसको भी समझ लो थोड़ा सा कि चंद्रगुप्त मौर्य आ गए भाई, तो जितने भी योग्य शासक है, तो कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आएगा आक्रमण करने, नहीं। तो जितने भी अशोक के उत्तराधिकारी अपन ने देखे, सारे के सारे अयोग्य शासक थे। अब ये अयोग्य शासक थे, तो अपन ने क्या बोला है कि अब इनके टाइम पे भाई विद्रोह होने वाला है। इसको मिटा देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा क्या, नहीं लिखा है भाई, चलो नहीं लिखा है तो फटाफट इसको नोट कर लो, नोट करते चलो। चलो भाई, यहां पे सबने नोट कर लिया पूरा। अब आगे की कहानी समझते हैं अपन। तो यहां पे जैसे ये मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ है, तो भाई अपन यहीं पे साइड में लिख लेते हैं इसको पूरा, इसके आगे की कहानी। तो भाई मैं यहां पे लिख देता हूं इसको पूरा, आगे अपन ने क्या समझा है क्या नहीं। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस एक ही पेज में आ जाएगा। चलो, तो अपन ने क्या बोला है कि जो मौर्योत्तर काल में अपन ने लिखा है, तो अयोग्य उत्तराधिकारी है, तो इसी कारण से अपन ने यहाँ पे क्या समझा है भाई, कि यहाँ पे जो देश के भीतर के लोग हैं, या देश के भीतर के शासक हैं, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है भाई, कि विदेशी आक्रमणकारी भी अब भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। चीजें क्लियर है। तो यहां पे अपन देखते हैं भाई, ये देशी लिख दिया यहां पे, और देशी के बाद अपन क्या लिख दिया भाई, विदेशी। अब ये देशी में पढ़ना क्या क्या है, तो यहां पे अपन ने क्या बोल दिया भाई, शुंग वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो अपन ने क्या बोला है
कि यहाँ पे जो देशी थे, तो मौर्य काल में अपन ने क्या देखा है कि अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण देशी शासक और विदेशी शासक अब आक्रमण करेंगे भारत पर। तो देशी शासक कौन कौन से, तो अपन ने क्या बोला कि शुंग वंश के, कर्ण वंश के और सातवाहन वंश के। अभी विदेशी कौन है, तो भाई ये विदेशी में अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो ये विदेशी में अपन ने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, तो पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। इसके बाद अपने को यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, शक शासक। शक के बाद आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया भाई, पार्थियन। और पार्थियन के बाद अपने को यहाँ पे क्या दिखना है भाई, कुषाण। चीजें क्लियर है, चलो भाई फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इसको अपन कंपाइल कर देंगे फटाफट। क्लियर है, तो यहाँ पे मौर्यों के अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण देशी शासक और विदेशी शासक भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। उसी काल का नाम क्या दे दिया, मौर्योत्तर काल। और देशी कौन कौन, तो शुंग वंश, और उसके बाद कर्ण वंश, उधर यहाँ पे क्या लिखा है भाई, सातवाहन वंश। और विदेशी में कौन कौन है, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। चीजें क्लियर। अब यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि इस टाइम पे कुषाणों के एक सामंत थे जिनका नाम क्या था भाई, गुप्त। कौन थे सामंत, गुप्त। तो यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि मौर्योत्तर काल में सभी को पराजित करके वापस से गुप्त एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है भाई, गुप्त साम्राज्य। चीजें क्लियर है पूरा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में यहाँ पे अपने को चर्चा करनी है। और अंतिम रूप से अपने क्या देखा है कि जैसे ही गुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है भाई, गुप्तोत्तर काल। चीजें क्लियर भाई, फटाफट इसको नोट कर लो। तो ये अपना पूरा सिलेबस लिख दिया अपन ने बोर्ड पे। क्लियर है भाई सभी को, चलो। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस हो गया। गुप्त लिखा है, ये गुप्तोत्तर लिखा है, इनका टाइम पीरियड और लिख लेते हैं यहीं पे अपन। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि 300 बीसी से 600 बीसी, और यहाँ पे क्या लिखा है 600 बीसी से 750 बीसी। और इसी के पश्चात अपन जैसे गुप्त पढ़ेंगे तो जितने भी राजपूत शासक के बारे में चर्चा करेंगे। और यही टाइम पीरियड है जब आपको याद है कि 712 में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करेंगे, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। चीजें क्लियर। और वहीं से अपन मध्यकाल को प्रारंभ कर देंगे। चीजें क्लियर है, चलो। तो फटाफट इसको अपन रिपीट करते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। चलो क्लियर है, चलो भाई। तो आज अपन ने क्या समझा है कि इतिहास होता क्या है। तो अपन ने इतिहास के बारे में क्या जाना है कि जो अतीत में बीत चुका है। और इतिहास की महत्ता किस लिए, कि हमारे वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। अब इतिहास को जाने कैसे, तो इतिहास को जानने के कितने स्रोत देखे अपन ने। एक तो पुरातात्विक और दूसरा कौन सा, साहित्यिक। पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है कि जो हमें खनन या खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए। और साहित्यिक का मतलब क्या होता है कि जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर। उसी प्रकार अपन ने जो स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में करा है, तो यहाँ पे अपन ने इतिहास का विभाजन 3 भागों में करा है। पहला क्या लिखा है, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या लिखा है, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल को जानने का आधार क्या है, तो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक का मतलब जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। अब बताओ कि आदि मानव के स्कूल जाते थे, जो साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे, नहीं। तो यहाँ पे अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ पाषाण। और पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर, कि उनके द्वारा कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया गया। इस आधार पर इसको 3 भागों में अपन ने विभाजित कर दिया। आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने क्या जाना है कि पुरातात्विक के साथ साथ क्या है, साहित्यिक भी है। तो यहाँ पे खुदाई भी प्राप्त हुई है, खनन भी प्राप्त हुआ है, और उसके बाद लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई है। क्लियर। इसमें अपन ने क्या पढ़ा हुआ आगे की स्लाइड में अपन देखेंगे। और ऐतिहासिक काल में अपन को पुरातात्विक भी प्राप्त हुआ है, साहित्यिक भी और विदेशी विवरण भी। चीजें क्लियर है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि आद्य ऐतिहासिक काल का आधार क्या है, तो साहित्यिक और पुरातात्विक। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना क्या है अपने को भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना लिख दिया अपन ने, तो 2500 बीसी से 1800 बीसी। और सिंधु घाटी सभ्यता बनी है तो इसका पतन तय है या नहीं। अब पतन हो गया तो अपन ने क्या बोला है कि बाढ़ और आर्य आक्रमण। अब आर्य आक्रमण हुआ है तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और तत्कालीन समाज में श्रेष्ठ कौन थे, तो ब्राह्मण। चीजें क्लियर। अब ब्राह्मणों के द्वारा 4 वेदों की रचना की गई। अब वेदों की रचना किस काल में की गई, तो वैदिक काल में। वैदिक काल का टाइम पीरियड देखा है कि 1500 से 600। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि समाज में असमानता देखी गई। महिला और शूद्रों के साथ अन्याय हुआ,
चीजें क्लियर है। अब ये अन्याय हुआ है तो ये धार्मिक क्रांति करेंगे या नहीं? अब धार्मिक क्रांति करेंगे मतलब ब्राह्मण धर्म का त्याग करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर पलायन करेंगे। तो यहीं पे अपन ने बौद्ध काल लिख दिया, यहाँ क्या पढ़ना है? जैन, बौद्ध और महाजनपद। अब ऋग्वेदिक काल में अपन ने क्या बोला कि समुदाय को क्यों बोला गया? जन, और उत्तर वैदिक काल में जनपद। और वहीं पे महाजनपद के बारे में अपन ने क्या चर्चा करी कि जनसंख्या बढ़ती गई, जिनकी संख्या कितनी है भाई? 16, और 16 में से